वेलकम बैक भाई लोगों बहन लोगों। चलो तो मैं आपको आज बताता हूँ कि आज मैंने जो दो गलतियाँ की थी डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ। उसमें उन गलतियों की वजह से मैंने एक दूसरी ट्रेड ली है। मैं वो ट्रेड तो नहीं ले पाया आज, लेकिन मुझे एक दूसरा सेटअप मिला है जो मैंने लिया है। तो जो सेटअप मैंने लिया है मैं आज वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो स्टॉक का नाम है आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्प। तो तुम देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक बहुत बड़े यहाँ डिमांड जोन बनाया था। ठीक है, अब देखो जब भी प्राइस कभी ऐसा, ये इसको बंद कर देता हूँ यार, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। जब प्राइस ऐसा ऊपर भागी है तो उसको कभी भी देखना भागी कहाँ से है। तो अब ये जो डाउन टू सेल का है, ये सेल टू बाय कैंडल है। बेसिकली जब प्राइस इतना नीचे गिरी उसके बाद ऊपर गिरी, तो उसके बाद वो ऊपर भागी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक सेल टू बाय कैंडल है ये ना एक डिमांड जोन है। यहाँ ये मैनिपुलेशन किया गया था इसलिए, ताकि प्राइस ऊपर लेकिन नीचे लिक्विडेट कर पाए और ताकि ये ऊपर का मूव है वो फेल हो सके। तो बेसिकली मैंने ये डिमांड अपना जोन प्लॉट करके रखा था। या प्राइस काफ़ी समय से रेंज कर रही है। यहाँ पे देखो जैसे इसने पहले यहाँ पे एक लिक्विडिटी इंजीनियर किए, यहाँ दो इक्वल लोज बनाए। उसके बाद में प्राइस ने जून 24 में ये फाइनली ये जो अ, बड़ी सी बहुत डाउन पुश मार के यहाँ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद जब मैनिपुलेशन हो गया तो प्राइस ने फट से रिकवर कर लिया। देखो अब एक एक सिंपल मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि जब इतना हेवी सेलिंग मूव आया, ठीक है, विद दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम, तो फिर वो हाई टूटा क्यों? अगर हम बेरिश है या फिर हम साइडवेज ही है या हमको ऊपर नहीं जाना है, तो जब इतना डाउनफॉल आया, इतना हेवी कैंडल आई जिसने नीचे आया ये इतने जंप से, उसके बाद में प्राइस जाके उसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्यों कर देती है, वो भी इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ में? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये एक मैनिपुलेशन था, ये एक डिमांड जोन बन चुका है अभी फ्यूचर के लिए पूरा का पूरा डब्बा। तो सिंपल यही लॉजिक के हिसाब से जब इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, तो मैंने ये जोन यहाँ प्लॉट करके रखा था हमारा। तो अब इस जोन के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब इस जोन में देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब प्राइस ने पुल बैक लिया था, तो प्राइस ने एक ऐसा ट्रेंड लाइन फॉलो करी थी, ठीक है, हमारी पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन। अब जैसी ये पुल बैक वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इसके बाद प्राइस ने हमें सब्सटेंशियल मूव दिया था 8 से आई थिंक 10%, नौ 9.86%, मतलब काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे एक्सट्रीम के वो इसने टेस्ट कर लिया। यहाँ हाँ एक्सट्रीम पे टेस्ट करने लायक ही यहाँ पे टेस्ट कर लिया प्राइस ने। अब जो इस बार क्या हुआ, इस बार भी सिमिलर सिचुएशंस थी कि प्राइस नीचे आई, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ जो प्रीवियस लो था इसको रेड किया, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी। अब देखो जब भी हमने ये अपना इसमें देखा है पास्ट में ना, कि जब भी ऐसी कोई लिक्विडिटी ग्रैब होती है ये इस स्टॉक में पर्टिकुलरली, तो आप ऐसा थोड़ा अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो ये यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और जो ये बॉडी की क्लोजिंग है ये इस बॉडी के ऊपर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा साइड में रखूँ और इसको ऐसा ये करूँ, ये डब्बा बनाऊँ, तो देखो कैसे परफेक्टली इस बॉडी के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। तो ये भी एक प्रकार का ना बुलिश साइन होता है कोई भी स्टॉक पे, कि तुम प्राइस जरूर नीचे जा रही है लेकिन क्लोज नहीं हो रही है, तो बॉडी वाइज हम स्ट्रांग है। तो इस ये भी एक बहुत बढ़िया साइन था यहाँ पे, जिसने मेरे बाइंग बायस को इन्फ्लुएंस किया। तो सिम और दूसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी ये थी कि प्राइस जो पुल बैक ले रही थी ना, प्राइस में पुल बैक लेते हुए ये जो मोमेंटम था ये बेरिश मोमेंटम को भी यहाँ पे तोड़ दिया आज सुबह। तो आज सुबह जब प्राइस ने इस बेरिश मोमेंटम को तोड़ दिया और ऊपर से हमने देखा है कि जब शार्प ऐसी सेलिंग आती है, प्रीवियसली भी जब शार्प सेलिंग आई थी उसके बाद ये शार्प सेलिंग वाले जो हाइज है ये टूट जाते हैं, तो ये स्टॉक बुलिश होता है। तो सेम बायस के साथ में मैंने आज यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा सा टैली करा था कि चलो देखते हैं भाई आज एक्चुअली हो क्या रहा है। ये लग तो रहा है कि ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गया, तो इसको हम अपने तरीके से ये कर देते हो, इस डब्बे को मैं थोड़ा फेंट कर देता हूँ ताकि हमारे एनालिसिस में आसान हो। फिर यहाँ पे प्राइस देखो ये है 15.25, ये है 9.15।
नौ पंद्रह की कैंडल है ये। यहाँ पे सबसे पहला जो 5 मिनट का हाई है वो ब्रेक हुआ। उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट करी, यहाँ पे ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई। फिर प्राइस ने एक नया 5 मिनट का हाई बनाया, यहाँ पे भी प्राइस ने इसको रिटेस्ट करा, फिर प्राइस ऊपर गई। फिर प्राइस ने यहाँ पे एक 5 मिनट का हाई बनाया, तो यहाँ से ऊपर गई, और ऊपर गए यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे इस पे रिटेस्ट करा और फिर ये अभी ऊपर जाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे प्राइस को ना इस तरीके से ट्रैक कर रहा था एक्चुअली। अरे हाँ, तो जब प्राइस ने एक्चुअली ये हाई यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रही थी प्राइस, तो मैं ना ये यहाँ पे कहीं तो भी सेल बाय करने की कोशिश, मैंने यहाँ बाय एक्चुअली किया था। बट मेरे बाय करने के बाद भी प्राइस कुछ ज़्यादा मूव नहीं करी है, पूरा टाइम पास करते गई, तो मेरा आज दिन थोड़ा काफ़ी स्लो और बोरिंग ही था। बट आई एट द एंड बिफोर जस्ट बिफोर क्लोजिंग प्राइस ने ये यहाँ पे मुझे इंडिकेट किया कि एक्चुअली वो नहीं, ये यहाँ पे इसका ये था। अरे हाँ, तो मे बी दिस वॉज द ओरिजिनल या फिर रियल, क्या कहते हैं अपना, ये है पुल बैक वाला लाइन। तो वो प्राइस ने एकदम एंड पे तोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा ये ब्रेकआउट दिया। तो बेसिकली मेरी ये एंट्री अभी चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको स्टॉक में कैसे लिया। तो स्टॉक में बेसिकली ये जो प्राइस पॉइंट चल रहा है वो 170 का चल रहा है, तो मैंने सिंपल गया 170 का। अक्टूबर और सितंबर दोनों सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद में मैंने देखा कि अक्टूबर का सी जो है वो थोड़ा महंगा है, 5.7 का है, और इसका जो बाइंग बनता है वो अराउंड 28,000 रुपये का बनता है। तो आई वॉज नॉट श्योर कि इतना पैसा इसमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, बिकॉज जो हम रूल फॉलो करते हैं कि एक बड़ी फटने वाली कैंडल चाहिए हमको, और उसके बाद वो हम 5 मिनट के मूव्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में वो इस प्रकार का सेटअप नहीं है। मे बी इसमें अभी बाद में वो बड़ा मूव आएगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार छोड़ो, उस पर थोड़ा छोटा क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड करते। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सितंबर 170 सी इसमें ऐड किया। आई नो कि 26 सितंबर मतलब 3 दिन में ही इसकी एक्सपायरी होगी, थर्सडे को। यहाँ देख सकते हो, यहाँ थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होगी। लेकिन सिंस ये इन द मनी है, ये 170 पे तो हम है ही ऑलरेडी। अब आपने मेरा वाइस इतना गलत तो नहीं होगा कि ये 170 से नीचे से नीचे ही रहेगा 2-4 दिन के लिए। एटलीस्ट ये 170, 171, 172 तो जाएगा ही, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बायस पे मैंने 170 सी ले लिया यहाँ पे। इसका मैं आपको बताता हूँ, तो बेसिकली मेरा जो प्राइस पॉइंट था इसका बाइंग पॉइंट, इट वाज अराउंड हियर 140 का, 1.40 का। स्टॉप लॉस वाज समथिंग अराउंड हियर विच वाज 32%। बट इसका प्राइस काफ़ी छोटा था ना, ये मुझे 6,800 में ही मिल गया है, 6,800 में, इसलिए मैं ये स्टॉप लॉस भी अफोर्ड कर सकता था। तो सिंपली ये सेटअप मैंने ले लिया है। इसके टारगेट्स की बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि 1 आवर के हिसाब से ये जो बड़ा सा मोटा सा एक बाय टू सेल कैंडल बना हुआ है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? ये बाइंग हुई, खटाक से ऊपर गया सप्लाई में, उसके बाद में प्राइस नीचे आके वो तोड़ दी उसका लो। तो एक प्रकार से वो जो है एक बाय टू सेल कैंडल है, मतलब एक सप्लाई जोन है। तो मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये सप्लाई जोन तक टैप मिल जाए, यहाँ तक प्राइस आ जाए, उसमें जो भी इसका मूवमेंट आएगा, जो कि इतना ऊपर तो नहीं आने वाला, दैट सप्लाई जोन इन दिस इज अराउंड हियर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये उसके लो को ही टेस्ट कर ले। तो एक तरह से ये मेरा टारगेट बनता है विच इज़ अराउंड 3.7, 4 का अगर राउंड फिगर पकड़ा जाए तो उसमें ही दिस इज अ फिनोमिनल रिटर्न ऑन दिस ट्रेड। इफ दिस plays out well, there will be, I can experience around 185% of returns. So this is the trade which I wanted to show you guys, and I think it will play out, या फिर नहीं होगी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा इसी तरीके से वीडियो बना के। ठीक है, तो हाँ, दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू लेटर, बाय।